हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनवरी से शुरू हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। और इस यात्रा को जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी में खलबली मचेगी, वहां तो जो खलबली मची वो ठीक है, लेकिन ये खलबली अपने साथियों में, अपने सहयोगियों में, जो इंडिया गठबंधन है उसमें ज्यादा मचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो इलेक्शन को लेकर जब पहले ये यात्रा शुरू नहीं हुई थी, तो जब गठबंधन की बात चलती थी तो जो सहयोगी हैं जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार और कुछ और सहयोगी, तो वो ये बात करते थे कि हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बनाकर एक तीसरा गठबंधन यानी कि तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे और उससे हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वो मोर्चा इसलिए नहीं खड़ा हो पाया क्योंकि कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं दूसरे पार्टियों में जनाधार नहीं रखती हैं, तो कोई किसी का भी सपोर्ट करने की हैसियत नहीं रखती थी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने कांग्रेस के साथ सबको इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने ये करके भी दिखाया। लेकिन सहयोगियों पार्टियों में कहीं ना कहीं ये एक डर मौजूद था कि जिस जमीन पर हम बैठे हैं, जैसे कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनको ये बिल्कुल पता है कि जो जमीन पर हम बैठे हैं, जहां पर हम मुख्यमंत्री 3 बार से बने हैं, ये जमीन कांग्रेस की थी, हमने कांग्रेस से ली है। अगर जरा सा भी कांग्रेस हरकत में आएगी और वो अपना जनाधार का बंटवारा हमारे साथ कर लेगी। यही डर अखिलेश यादव का था कि जो जमीन उनके पास है, उनके मुलायम सिंह यादव से मिली, वो जमीन कहीं ना कहीं कांग्रेस की है। और मायावती जो हिस्सा बनने वाली थी, मायावती भी मुख्यमंत्री अगर बनी तो वो जमीन कांग्रेस की ही थी। और जो साउथ जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, उसका जीता जागता सबूत सबको मिल गया कि जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 शुरू हुई तो वहां पर 2 विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद एक कर्नाटका, जहां पर 2018 में जेडीएस ने 37 विधानसभा सीटें जीती थी, और जब 2023 का इलेक्शन हुआ तो वो घटकर 19 हो गई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जमीन कांग्रेस की थी। और जब कांग्रेस वहां पर एक्टिव हुई तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई जेडीएस। उसके बाद इलेक्शन हुए तेलंगाना के। केसीआर बहुत मजबूत थे। 3-4 महीने पहले तक कहीं से ये लग नहीं रहा था कि केसीआर को कोई हिला भी पाएगा। नतीजा आया तो सबके सामने है कि केसीआर की एकदम हवा निकल गई, तीसरे नंबर पर पहुंच गए और कांग्रेस ने अपनी वहां पर सरकार बना ली। यही डर अब ममता को भी सताने लगा है कि जब भारत जोड़ो पार्ट 2 शुरू हुई तो राहुल गांधी ने मणिपुर के बाद आसाम पहुंचे, आसाम के बाद बंगाल पहुंचे, तो उन्होंने फिर अपनी वही रट लगाई कि हम सारी लोकसभा पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों हुआ उसका उल्टा। वहां पर जो भीड़ राहुल गांधी के लिए इकट्ठा हुई तो ममता को ये दिखने लगा कि जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमसे 18 सीटें छीन ली थी और हम सिर्फ 22 पर सिमट कर रह गए थे, ऐसा ना हो कि जो जमीन हमने कांग्रेस से ली थी उस जमीन में लोकसभा में कांग्रेस हमसे बंटवारा कर ले और जो हम 22 लोकसभा सीटें पिछली बार जीते थे उससे भी हम कम पर आ जाएं और हमारी अच्छी खासी जो जमीन है वो खतरे में पड़ जाए। तो उन्होंने, ममता ने भी वहां पर कांग्रेस के साथ मजबूरी के तौर पर गठबंधन करने के लिए हामी भर दी। यही हाल यहां पर अखिलेश यादव का रहा कि वो बिल्कुल भी कांग्रेस को नहीं चाह रहे थे। उनको भी पता था कि कांग्रेस अगर यूपी में उसको हम जगह देंगे तो वो हमारे ही वोट में सेंध लगाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम रायबरेली में कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, वो नहीं जुड़े। नाराजगी थी कि हमारा वोट बैंक कांग्रेस के साथ दिखने लगा है। यहाँ पर यात्रा बढ़ती है उत्तर प्रदेश में
और बराबर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर नजर बनाए हुए थे। उनको लगा कि रायबरेली के बाद लखनऊ जैसे शहर में, कानपुर में भीड़ जो उमड़ रही है, वो कहीं ना कहीं वो हमारा, उनका अपना बेस वोट है, उनका वोटर है। जो लोकसभा चुनाव में जो वोटर अखिलेश यादव के लिए लाइन लगाकर खड़ा हुआ था वोट डालने के लिए, वही जनता अखिलेश यादव, राहुल गांधी की रोड शो में भारी मात्रा में खड़ी दिखाई दे रही थी। उनको भी राहुल गांधी के साथ आना पड़ा। और 17 सीटों का जो मामला बार बार आ रहा था कि सीटें ज्यादा मांग रही हैं, लेकिन यूपी में ज्यादा सीटों को लेकर विवाद नहीं था। विवाद यह था कि कांग्रेस 3 से 4 ऐसी सीटें थी जो मांग रही थी, जिस पर अखिलेश यादव को अपनी सीट जीती हुई दिखाई दे रही थी। उसमें एक सीट थी अमरोहा की, जो दानिश अली वहां से सांसद हैं और बसपा से वो जीते थे, लेकिन बसपा से वो निष्कासित हो गए, कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस उस सीट की डिमांड कर रही थी कि हमें वो सीट मिले और हम दानिश अली को वहां से लड़ाएं। दूसरी सीट थी सहारनपुर की, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और अखिलेश यादव को भी मालूम है कि अगर हम यहाँ से किसी को भी खड़ा करेंगे तो ये सीट हमें जीतने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अखिलेश यादव ये सीट किसी भी तौर पर कांग्रेस को देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि उनको डर था कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो हम, कांग्रेस यहाँ पर सीट का बंटवारा करेगी। वहां पर एक बहुत मजबूत नेता है इमरान मसूद। पिछले लोकसभा चुनाव में जब बसपा और कांग्रेस सपा का गठबंधन हुआ था, तब भी इमरान मसूद ने वहां पर 2 लाख वोट लिए थे। तो अब उनको यह डर था कि अब तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं जमीन और ज्यादा मजबूत है। अगर अब हम ये सीट लड़ते हैं, कांग्रेस को नहीं देते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, तो ये सीट हमारे हाथ से निकल जाएगी। अखिलेश यादव को झुकना पड़ता है और सहारनपुर की सीट भी इमरान मसूद के लिए छोड़नी पड़ती है। तीसरी सीट, जहां पर एक टाइम में कांग्रेस का बहुत, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता रहा है, वो है बाराबंकी की। वहां पर तो अखिलेश यादव बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस के एक बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव भी जीते हैं, पीएल पुनिया, दलित समुदाय से आते हैं। वो 2009 का लोकसभा चुनाव वहां से जीत चुके हैं। अब उनके बेटे वहां पर एक्टिव हैं, तनुज पुनिया, उनके लिए कांग्रेस वो सीट मांग रही थी। मजबूरन अखिलेश यादव को वो सीट कांग्रेस को देनी पड़ी। अब इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी हैं जिनकी कई प्रदेशों में अब अच्छी खासी मजबूत पकड़ हो चुकी है, लेकिन बात फिर वही आती है जिनका हम आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुखिया अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। दिल्ली में वो मुख्यमंत्री बने, वो शीला दीक्षित को हटाकर मुख्यमंत्री बने। जमीन फिर वही कांग्रेस की जमीन छीनकर वो मुख्यमंत्री बने। और उसके बगल में, दिल्ली से बगल में पंजाब लगता है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी इस बार वहां पर सरकार में। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, वो जनाधार भी कांग्रेस का ही था। और वहां पर कांग्रेस का हल्का सा कैप्टन से मनमुटाव हुआ, कैप्टन ठीक से इलेक्शन नहीं लड़े और आम आदमी पार्टी वहां पर काबिज हो गई। हरियाणा भी थोड़ा बहुत जनाधार आम आदमी पार्टी का है। मजबूरवंश जब दिल्ली में उनको 2 इलेक्शन अरविंद केजरीवाल विधानसभा जीतने के बाद हार चुके हैं, 7 की 7 सीट अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। बल्कि हारने का तो ये कर दिए कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 5 सीटें, 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 की भूमिका में थी। तो मजबूरी यहां पर भी सामने है अरविंद केजरीवाल के। यहां पर भी गठबंधन हुआ। केजरीवाल को यह समझ में आ गया कि पहले के मुकाबले अब उनका भी उतना जनाधार नहीं रहा है, कांग्रेस की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, खास करके राहुल गांधी की तरफ। तो उनको भी गठबंधन दिल्ली में भी करना पड़ा, हरियाणा में भी करना पड़ा, गोवा में भी करना पड़ा। बल्कि गोवा में गठबंधन क्या है, उन्होंने सरेंडर ही कर दिया। 2 सीटें हैं लोकसभा की, दोनों सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी। और 12% वोट लेकर गुजरात में अच्छा इलेक्शन लड़े थे, वहां पर मात्र 2 सीटें कांग्रेस ने गुजरात में उनको दी हैं। क्योंकि सबको ये पता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो हमको अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। सबको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का था और कांग्रेस की तरफ फिर से जा रहा है। एक और साउथ का प्रदेश है आंध्रा, जहां पर जब लोकसभा 2019 का चुनाव होना था, कांग्रेस की हालत सरकार में थी, उसकी हालत पतली थी। सोनिया गांधी जब मुसीबत में थी तो YSR रेड्डी
जगन के पिताजी उस टाइम मुख्यमंत्री थे और वो जिंदा थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी से वादा किया था कि हम साउथ से आपको इतनी सीटें जिता कर दे देंगे कि आपकी सरकार नहीं जाएगी, और वो हुआ भी वैसा ही। उसके बाद उनकी डेथ हुई। जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया तो इलेक्शन होता है, जगन मोहन रेड्डी राज्य में अपनी सरकार बना लेते हैं, आज भी वो मुख्यमंत्री हैं। और यही प्रदेश है जिसकी विधानसभा इलेक्शन भी लोकसभा के साथ होना है। और जगन को साथ ये है कि उनकी बहन शर्मिला रेड्डी भी अब कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी हैं और सबसे ज्यादा खतरे की सीट उनको दिख रही है। और इस यात्रा से जो केसीआर के तेलंगाना में थे उनका लगभग अस्तित्व खत्म की ओर पर है। अब दूसरे जगन मोहन रेड्डी ऐसे होंगे इस इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस उनसे लगभग अपना पूरा जनाधार अपने हाथ में ले लेगी। ये आपको लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। अब ये देखना ये होगा कि ये जो गठबंधन लोकसभा में जा रहा है, जब ये इलेक्शन खत्म होते हैं तो ये कितने दिनों तक कायम रहता है, इसका इंतजार हमें भी है, आपको भी है और इन क्षेत्रीय पार्टियों को भी है। अगले वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक